दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की कहानी दिल्ली की है। 10 दिसंबर 2013 को दोपहर के लगभग 3 बजे का समय था। उसी वक्त दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि मदनपुर खादिर इलाके में श्री राम चौक से आगे यमुना खादिर की झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है। चूंकि यह स्थान दक्षिण पूर्वी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसलिए यह सूचना जैतपुर थाने को दी गई। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम ने पीसीआर वैन को भी मौके पर भेज दिया। यह घटना 10 दिसंबर 2013 की है। उस समय जैतपुर थाने में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर मौजूद थे। जैसे ही उन्हें जैतपुर थाना क्षेत्र में शव मिलने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, हेमंत कुमार और हेड कांस्टेबल बालिंदर को अपने साथ लिया और श्रीराम चौक की ओर रवाना हो गए। श्रीराम चौक थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम तुरंत ही वहां पहुंच गई। पर मौजूद लोगों ने बताया कि शव पुष्टा से करीब 500 मीटर की दूरी पर यमुना खादिर की झाड़ियों में पड़ा है। इंस्पेक्टर और उनकी टीम झाड़ियों की ओर बढ़े, जहां कुछ लोग पहले से खड़े थे। वहां पहले से पीसीआर वैन भी पहुंच चुकी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास थी। वह जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने हुए था। शव के सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था। पास ही एक ईंट पड़ी थी, जिस पर रक्त और बाल लगे हुए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने जब शव को ध्यान से देखा तो अनुमान लगाया कि हत्यारों ने लाश का चेहरा ईंट से इसलिए कुचल दिया होगा ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि चेहरे और गर्दन का कुछ मांस किसी जानवर ने खा लिया था। चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिसके कारण वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति शव की पहचान नहीं कर पाया। पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक पर्स मिला। उस पर्स में 6 तस्वीरें मिली, जिनमें से 2 फोटो किसी पुरुष की थी और 4 फोटो किसी महिला की थी। पर्स में कुछ विजिटिंग कार्ड्स भी मिले, जो मुख्य रूप से एसी और कूलर की मरम्मत या सर्विस से संबंधित थे। इसके अलावा जेब में 1400 रुपए नकद और एक बैंक स्लिप भी थी। यह स्लिप जामिया को ऑपरेटिव बैंक मदनपुर खादिर की थी। इस स्लिप से पता चला कि नब्बी मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने शहनाज नाम की महिला के खाते में जुलाई 2013 में 40,000 रुपए जमा किए थे। जेब में पैसे मिलने के बाद यह साफ हो गया कि हत्या का मकसद लूटपाट नहीं था। अब सवाल यह था कि हत्या क्यों और किसने की थी। हालांकि सबसे पहले जरूरी था कि लाश की पहचान की जाए। पुलिस ने मृतक की जेब से मिले विजिटिंग कार्ड्स पर लिखे नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन वहां से मृतक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस के पास केवल बैंक की पर्ची ही एकमात्र सुराग था। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 2 कांस्टेबलों को जामिया को ऑपरेटिव बैंक भेजा। वहां से यह पता चला कि जिस शहनाज नाम की महिला का खाता को ऑपरेटिव बैंक में है, वह शाहीन बाग में रहती है। बैंक से पुलिस को शहनाज का मोबाइल नंबर भी मिल गया। घटनास्थल पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मोर्चरी में रखवा दिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए डीसीपी डॉक्टर पी करुणाकरण ने सरिता विहार के एसीपी विपिन कुमार नायर की देखरेख में एक विशेष पुलिस टीम बनाई। पुलिस को बैंक से शहनाज का जो फोन नंबर मिला था, उसे इंस्पेक्टर तोमर ने अपने फोन से डायल किया। फोन किसी इरफान नाम के आदमी ने रिसीव किया। इंस्पेक्टर तोमर ने उसे जानकारी दी कि पुलिस को यमुना खादिर की झाड़ियों में एक युवक की लाश मिली है। मरने वाले की जेब से कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। उन तस्वीरों को पहचानने के लिए आपको थाना जैतपुर आना होगा। उधर से इरफान ने जवाब दिया कि वह अभी शहर से बाहर है, लेकिन वह अपने छोटे भाई को थाने भेज रहा है। वह पुलिस की मदद करेगा। करीब आधे घंटे बाद इरफान का भाई थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे फोटोग्राफ्स दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वह उन्हें नहीं पहचानता है। इसके बाद इंस्पेक्टर तोमर ने लाश के जो कुछ फोटो अपने मोबाइल से खींचे हुए थे, उन्होंने वे तस्वीरें भी इरफान के भाई को दिखाई, लेकिन उसने लाश को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद इरफान खुद थाने पहुंचा। पुलिस ने जब उसे पर्स में रखे फोटो दिखाए
तो इरफान ने बताया कि यह नबी मोहम्मद के फोटो हैं। हालांकि कि यह जरूरी नहीं था कि पर्स में नबी मोहम्मद के फोटो होने का मतलब यह हो कि लाश भी उसी की है। इंस्पेक्टर तोमर ने फिर से लाश की खींची हुई तस्वीरें इरफान को दिखाई तो उसने साफ कहा कि वह इसे नहीं पहचानता है। पूछताछ के दौरान इरफान से पुलिस को पता चला कि नबी मोहम्मद नोएडा के कुलेसरा गांव का रहने वाला है। क्योंकि उस समय रात हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने अगले दिन सुबह नोएडा जाने का फैसला किया। 11 दिसंबर 2013 को पुलिस की एक टीम कुलेसरा में नबी मोहम्मद के घर पहुंची। वहां उन्हें उसकी पत्नी नूर फातिमा मिली। पुलिस ने उससे नबी मोहम्मद के बारे में पूछा। नूर फातिमा ने पुलिस को बताया कि उसके पति कल से घर से बाहर हैं, लेकिन उनके पति ने यह नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। वैसे भी वे अक्सर बिना बताए 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आज या कल तक लौट आएंगे। नूर फातिमा ने पुलिस वालों से पूछा कि आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो पुलिस ने उन्हें बताया कि कल दिल्ली के यमुना खादिर इलाके में एक लाश मिली थी। पुलिस वालों ने कहा कि आप थाने आकर लाश के फोटो और उसके साथ मिले सामान को देख लें। यह सुनकर नूर फातिमा थाना जैदपुर पहुंच गई। वहां इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार तोमर ने अपने मोबाइल से लाश की जो तस्वीरें खींच रखी थीं, उन्होंने वे तस्वीरें नूर फातिमा को दिखाई। लाश की फोटो देखने के बाद नूर फातिमा ने कहा कि लाश ने जो कपड़े पहने हुए हैं वे तो मेरे पति के ही लगते हैं, लेकिन चेहरा इतना ज्यादा कुचला हुआ है कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने मृतक के पर्स से मिले कुछ फोटो भी नूर फातिमा को दिखाए। उनमें से 2 फोटो नबी मोहम्मद के थे और 4 तस्वीरें नूर फातिमा की थीं। इन तस्वीरों से संदेह और बढ़ गया कि लाश नबी मोहम्मद की ही हो सकती है। लाश की पुष्टि के लिए पुलिस नूर फातिमा को एम्स की मोर्चरी ले गई। जब फातिमा ने वहां लाश देखी तो चेहरे की हालत खराब होने के बावजूद उसने कपड़ों और कद काठी से तुरंत पहचान लिया कि वे उसके पति ही हैं। वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि यह लाश उसके पति नबी मोहम्मद की ही है। लाश की पहचान होने के बाद पुलिस को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब उनका अगला कदम हत्यारों का पता लगाना था। पुलिस ने सबसे पहले नूर फातिमा से उसके पति के बारे में विस्तार से पूछताछ की। नूर फातिमा ने बताया कि नबी मोहम्मद सड़क किनारे मारुति कार खड़ी करके कपड़ों की सेल लगाते थे। यह कार और कपड़े इरफान के थे। मेरे पति केवल मजदूरी किया करते थे। कभी कभी काम की वजह से वह 1-2 दिन बाद घर लौटते थे। इसके अलावा उन्हें शराब पीने की आदत भी थी। फातिमा ने आगे कहा कि कल शाम भी उसके पति नबी मोहम्मद हमेशा की तरह कार लेकर घर से निकले थे। जब वह रात को घर नहीं लौटे तो फातिमा ने सोचा कि शायद किसी काम में फंसे होंगे और देर से आएंगे। आज सुबह इरफान ने आकर कार की चाबी और नब्बी का मोबाइल फोन मुझे दिया। इरफान ने फातिमा से कहा कि नब्बी किसी जरूरी काम से बाहर गया है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि किसी ने उनके साथ यह भयानक घटना कर दी है। पुलिस ने फातिमा से पूछा कि क्या नबी मोहम्मद का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या कोई दुश्मनी थी, क्या वह किसी के साथ शराब पीते थे। इस पर फातिमा ने कहा कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनका किसी से झगड़ा हुआ हो। वह यह भी नहीं जानती कि वह किन लोगों के साथ बैठकर शराब पीते थे। पुलिस को फातिमा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने नबी मोहम्मद, नूर फातिमा और इरफान के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इन डिटेल से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। जांच में सामने आया कि 9 दिसंबर की शाम करीब 9:30 पर नबी मोहम्मद और इरफान के मोबाइल फोनों की लोकेशन कालिंदी कुंज की जे कॉलोनी और पुस्ता रोड के पास थी। यही नहीं, नबी मोहम्मद की लाश यमुना खादिर में इसी इलाके से थोड़ी ही दूर पर मिली थी। इससे यह साफ था कि उस रात दोनों साथ में थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने इरफान को थाने बुलाकर पूछताछ करने का फैसला किया। उसके बाद इरफान को थाने बुलाया गया। उससे जब यह पूछा गया कि 9 दिसंबर की रात वह कहां था, तो इरफान ने जवाब दिया कि वह अपने घर पर था और वह रात भर घर से कहीं बाहर नहीं निकला था। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, उस रात तुम घर पर नहीं थे, सच बताओ तुम कहां थे। इरफान बार बार यही बात दोहराता रहा कि वह रात भर अपने घर पर ही था। वे लोग चाहे तो उनके घर वालों से पूछ सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि इरफान और नबी मोहम्मद दोनों की लोकेशन उस रात पुस्ता रोड की थी।
उन्हें यकीन था कि इरफान झूठ बोल रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने इरफान से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। इस प्रक्रिया में इरफान आखिरकार टूट गया और उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि नब्बी मोहम्मद ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए मजबूरी में उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। इरफान ने यह भी स्वीकार किया कि इस हत्या में उसके दो दोस्त भी शामिल थे। इसके बाद इरफान ने पुलिस को वह कारण बताया जिसके चलते उसने नब्बी मोहम्मद की हत्या की थी। उसके बाद इरफान ने जो कहानी बताई वह बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाली थी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नब्बी मोहम्मद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गजरौला का रहने वाला था। उसकी शादी नूर फातिमा से हुई थी। पेशे से नब्बी मोहम्मद मेहनत मजदूरी करता था। नबी के गांव के कई लड़के दिल्ली और नोएडा में काम करते थे। उनकी जीवन शैली, पहनावे और खान पान का अंदाज काफी अलग और आधुनिक था। उन्हें देखकर नबी के मन में भी गांव से बाहर जाकर काम करने की इच्छा जागी। कुछ साल पहले वह काम की तलाश में नोएडा आया। नोएडा में उसका एक करीबी दोस्त पहले से ही रहता था। यहां आकर नब्बी ने एक ठेकेदार के साथ मिलकर मकानों की पुताई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इसी काम से अपनी जिंदगी चलाने लगा। नब्बी मोहम्मद ने जब ठीक ठाक कमाई शुरू की तो उसने अपनी पत्नी नूर फातिमा को भी गांव से बुला लिया और नोएडा के कुलेसरा गांव में किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगा। यह करीब 3 साल पहले की बात है। एक दिन नब्बी मोहम्मद दिल्ली के मदनपुर खादिर एक्सटेंशन की कच्ची बस्ती में रहने वाले मोहम्मद इरफान उर्फ फुरकान के घर पुताई करने गया। इरफान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गजरौला कस्बे का रहने वाला था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शहनाज और 4 बच्चे थे। इरफान कई काम करता था, जैसे सड़कों के किनारे कार में कपड़ों की सेल लगाना, प्रॉपर्टी डीलिंग और कूलर का काम। इन सब के चलते उसकी अच्छी खासी आमदनी होती थी। घर पर पुताई करते वक्त नबी मोहम्मद और इरफान की बातचीत हुई। इसी दौरान दोनों को पता चला कि वे दोनों एक ही राज्य और एक ही जिले के रहने वाले हैं। इससे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इरफान को नब्बी मोहम्मद की हालत देखकर सहानुभूति हुई। नब्बी मोहम्मद अपने काम से परेशान था, इसीलिए उसने इरफान से कोई दूसरा काम दिलाने की बात की। इरफान को अपने साथ काम करने के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी, इसीलिए उसने नब्बी को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। नब्बी ने तुरंत यह बात मान ली और फिर इरफान के साथ कपड़ों की सेल लगाने का काम शुरू कर दिया। इरफान के साथ नब्बी के अलावा 2 और लड़के भी काम करते थे। चूंकि इरफान और नबी एक ही इलाके के थे, इसलिए उनकी आपस में अच्छी बनती गई। इरफान का नब्बी के घर भी आना जाना होने लगा। रहन सहन और आर्थिक स्थिति को देखकर नब्बी की पत्नी नूर फातिमा काफी प्रभावित हुई। नूर महत्व आकांक्षी थी और पति की आमदनी से उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थीं। घर चलाना तक मुश्किल था। इरफान यह सब समझ गया और उसने नूर फातिमा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगा। दूसरी ओर नूर फातिमा भी इरफान के करीब आने लगी। धीरे धीरे इरफान और नूर फातिमा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इरफान नूर की आर्थिक मदद करने लगा और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने लगा। कुछ समय बाद उनके बीच अवैध संबंध बन गए। करीब 1 साल तक उनका यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इस बात की भनक नब्बी मोहम्मद को नहीं लगी। नब्बी मोहम्मद का इरफान पर काफी भरोसा था, क्योंकि इरफान उसे अक्सर शराब के लिए पैसे दे दिया करता था। नब्बी को यह नहीं पता था कि उसकी दोस्ती की आड़ में इरफान उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध बना रहा है। कहते हैं कि गलत काम ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता और एक दिन उसकी पोल खुल ही गई। यही इरफान के साथ भी हुआ। एक दिन नब्बी मोहम्मद ने अपनी पत्नी नूर फातिमा और इरफान को अपने ही कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना से नूर और इरफान बुरी तरह से डर गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घबरा गए कि अब नब्बी मोहम्मद क्या करेगा। लेकिन उस समय नबी मोहम्मद ने किसी से कुछ नहीं कहा और वह बिल्कुल शांत रहा। हालांकि कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी गैर के साथ ऐसी स्थिति में देखेगा तो उसका गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। मर्द भले ही बाहर कहीं और मनमाने करता रहे, लेकिन अपनी पत्नी से वफादारी की उम्मीद रखता है। फिर भी नबी मोहम्मद शांत रहा। उसने ना तो नूर फातिमा पर गुस्सा किया और ना ही उसे पीटा। यह देखकर नूर फातिमा और इरफान दोनों हैरान थे। कुछ समय बाद नब्बी ने कुछ सोचते हुए नूर फातिमा से कहा कि इरफान तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है वह मुफ्त में नहीं होगा, उसे हर दिन मुझे खर्चे के पैसे देने होंगे। नब्बी मोहम्मद ने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि इरफान से बोल देना कि मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें।
अगर वह पैसे देगा तो ठीक है, वरना यहां आने का ख्याल भी ना करे। नबी मोहम्मद की यह बात सुनकर नूर फातिमा चकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति ऐसी बात क्यों कर रहा है। हालांकि वह मन ही मन खुश भी हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब वह इरफान के साथ आराम से समय बिता सकेगी और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। उसके बाद उसने नबी मोहम्मद की कही बात इरफान को बताई। यह सुनकर इरफान भी खुश हो गया। उसे लगा कि अब वह बिना किसी डर के नूर फातिमा से मिल सकेगा। इसके बाद इरफान ने नूर फातिमा के लिए खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया और नबी मोहम्मद को भी पैसे देने लगा। अब नबी मोहम्मद को उनके संबंधों से कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह दोनों ने खुलेआम अपनी मौज मस्ती जारी रखी। इरफान की पत्नी शहनाज को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसका पति किसी और औरत के साथ भी रिश्ते में है। शहनाज के इसी विश्वास का इरफान पूरा फायदा उठा रहा था। इरफान अब नूर फातिमा से निकाह करने की योजना बनाने लगा। उसने इस बारे में नूर फातिमा से बात की तो वह भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। नूर फातिमा के साथ निकाह करने से पहले इरफान ने फातिमा के पति और उसका दोस्त नबी मोहम्मद से भी सलाह ली, जिसने इस रिश्ते पर सहमति दे दी। इसके बाद नबी मोहम्मद की मौजूदगी में इरफान ने नूर फातिमा से निकाह कर लिया। यह घटना हत्या से करीब 1 साल पहले की है। हालांकि नूर फातिमा ने इरफान से निकाह तो कर लिया था, लेकिन वह नबी मोहम्मद के साथ ही रहती थी। इस तरह नूर फातिमा 2 पतियों के साथ रहने लगी। इरफान हर 1-2 दिन के अंतराल पर नूर फातिमा से मिलने जाता। इस तरह इरफान दोनों औरतों के बीच अपना तालमेल बनाए हुए था। इरफान का कपड़ों की सेल का काम काफी अच्छा चल रहा था। उसने नबी मोहम्मद को एक मारुति कार दे दी और अपने लिए एक सेंट्रो कार खरीद ली। अब दोनों अलग अलग जगहों पर कपड़ों की सेल लगाने लगे। सेल से होने वाली कमाई नबी मोहम्मद इरफान को देता और बदले में इरफान उसे उसकी मेहनत की मजदूरी अदा करता। समय के साथ नबी मोहम्मद का स्वभाव बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। जब भी इरफान उसके घर आता तो नबी मोहम्मद शराब के नशे में उसे गालियां देने लगता। कभी कभी तो वह हाथापाई पर उतर आता। इसके अलावा वह इरफान से बार बार पैसे मांगता रहता था। जब इरफान पैसे देने से मना करता तो नबी उसे धमकी देता कि वह उसकी पत्नी शहनाज को नूर फातिमा के साथ दूसरी शादी के बारे में सब कुछ बता देगा। इस डर से इरफान मजबूर होकर उसे पैसे दे देता था। नबी मोहम्मद ने इरफान की इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। उसने इरफान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे इरफान मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इरफान ने कई बार नबी मोहम्मद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इरफान को हमेशा इस बात का डर सताता रहता कि कहीं नबी मोहम्मद उसकी पत्नी शहनाज को नूर फातिमा के बारे में सब कुछ न बता दे। इरफान नबी मोहम्मद को पैसे तो देता था, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि नबी मोहम्मद चुप रहेगा। इस डर से छुटकारा पाने के लिए इरफान के पास 2 ही विकल्प थे। पहला यह कि वह हमेशा के लिए नूर फातिमा से रिश्ता खत्म कर ले, और दूसरा यह कि वह नबी मोहम्मद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। इसे लेकर अंत में इरफान के मन में एक ही उपाय आया कि नबी मोहम्मद को खत्म कर दिया जाए। ऐसा करने से उसकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इस योजना के बारे में उसने नूर फातिमा को भी कुछ नहीं बताया। इरफान जानता था कि अकेले वह यह काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले राकेश और सूरज हाशमी को इसमें शामिल करने का फैसला किया। राकेश उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के नगला भवानी गांव का रहने वाला था और दिल्ली के मदनपुर खादिर इलाके की एक कच्ची बस्ती में रहता था। वहीं सूरज हाशमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शुक्लागंज का निवासी था और दिल्ली में इरफान के साथ कपड़ों की सेल लगाने का काम करता था। इरफान ने दोनों को अपनी योजना के बारे में बताया और तीनों ने मिलकर नबी मोहम्मद को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। तय योजना के अनुसार इरफान ने 9 दिसंबर की शाम को नबी मोहम्मद को फोन किया और उसे दिल्ली के जैदपुर इलाके के पास बुलाया। नबी मोहम्मद उस समय शराब के नशे में था। चूंकि वह पहले भी इरफान के बताए हुए स्थानों पर जाता रहता था, इसलिए उसने बिना शक किए फोन कॉल पर बताए पते पर जाने का फैसला किया। रात करीब 9:30 पर वह अपनी मारुति कार में नोएडा से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। उधर इरफान ने अपनी सेंट्रो कार में राकेश और सूरज हाशमी को बैठाया और जैदपुर के पुस्ता इलाके की ओर चल पड़ा। श्रीराम चौक के पास यमुना खादिर में इरफान ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी।
और नबी मोहम्मद का इंतजार करने लगे। जैसे ही नबी मोहम्मद की कार दिखी, इरफान ने उसे रुकने का इशारा किया। नबी मोहम्मद जैसे ही रुका, इरफान और उसके साथी उसे यमुना खादिर के अंदर छड़ियों की ओर ले गए। नबी मोहम्मद को स्थिति का अंदाजा होने से पहले ही तीनों ने उस पर हमला कर दिया। नबी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों के सामने अकेला और निहत्था होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका। तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। नबी मोहम्मद को अधमरा कर देने के बाद उन्होंने उसे जमीन पर गिराया और पास पड़ी ईंट से उसके सिर और चेहरे को कुचल दिया। इसके बाद भी जब उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो इरफान ने अपने साथ लाया हुआ चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। हत्या के बाद इरफान ने नबी मोहम्मद का मोबाइल फोन उठा लिया और सभी अपने अपने घर लौट गए। नबी मोहम्मद की लाश खादिर में पड़ी रही, जहां जंगली जानवरों ने उसका चेहरा और गर्दन खा लिया। अगले दिन इरफान मारुति कार लेकर नूर फातिमा के पास कुलेसरा पहुंचा। उसने नबी मोहम्मद का मोबाइल फोन फातिमा को दिया और कहा कि नबी मोहम्मद कुछ काम से बाहर गया हुआ है और कुछ दिन बाद जाकर लौटेगा। उसने फातिमा को यह भी कहा कि वह भी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। के बाद इरफान मारुति का वहीं छोड़कर दिल्ली वापस लौट गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और 11 दिसंबर की रात को इरफान के दोनों साथियों राकेश और सूरज हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने न केवल मारुति और सेंट्रो कार बरामद की, बल्कि मृतक नबी मोहम्मद का मोबाइल फोन, चाकू और अन्य सबूत भी बरामद कर अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।